आज हम इकोनॉमिक्स के 9th के इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 2 पे हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें कि पीपल एज ए रिसोर्स, संसाधन के रूप में लोग कैसे होता है। यानी कि हमको जानना ये है कि पीपल एज ए रिसोर्स कैसे होते हैं। तो हम सब बोल सकते हैं पीपल एज ए रिसोर्स वे रेफरिंग कंट्रीज वर्किंग पीपल इन टर्म्स ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्टिव स्किल्स एंड एबिलिटी। यानी कि क्षमता के अनुरूप जो भी व्यक्ति देश में रह रहे हैं वह जो उनकी प्रोडक्टिविटी होती है, उनका जो कार्य होता है देश के लिए, वैसे व्यक्ति ही रिसोर्स कहलाते हैं। इसको दो भाग में बांट सकते हैं, एसेट्स और लायबिलिटीज। ठीक है, एसेट्स वे व्यक्ति हो गए जो कि किसी समाज के लिए, देश के लिए एक संसाधन के रूप में होते हैं। उनका बहुत बड़ा योगदान होता है देश को आगे बढ़ाने में, देश को समृद्ध करने में, साथ ही साथ देश को एक ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए। लायबिलिटी वो होते हैं जो मेरली होकर कुछ ना कमाते हैं, ना ही उनका नेशनल इनकम में कोई योगदान होता है। लेकिन जो एसेट होते हैं उनका नेशनल इनकम में योगदान होता है और समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ऐसे लोगों को रिसोर्स कहा जाता है, संसाधन कहा जाता है, जो कि किसी देश के लिए और समाज के लिए बहुत जरूरी और आवश्यक कंपोनेंट है, आवश्यक चीजें हैं। अब दूसरा बात करें हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। आखिर यह होता कैसे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन? यानी ह्यूमन कैपिटल के रूप में देखें तो फॉर्मेशन में सबसे बड़ी दो चीज है, उसमें है एजुकेटेड होना और हेल्दी होना। यानी कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में एजुकेशन और हेल्थ दोनों का बहुत इंपॉर्टेंस है, और ह्यूमन रिसोर्स तभी ऐसा हो सकता है जबकि वह एजुकेटेड और हेल्दी हो। और आगे हम लोग स्किल्स के बारे में पढ़ेंगे। स्किल्स भी होना ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब सवाल है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो तो कैसे हो? इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल थ्रू एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट और मेडिकल केयर। एजुकेशन आजकल सरकार फोकस कर रही है, एजुकेशन को बढ़ाने के लिए बहुत सारे नवोदय विद्यालय, ऐसे कई विद्यालय कंडक्ट कर रही है, सरकारी स्तर पे, बड़े स्तर पे काम कर रही है। एजुकेशन को बढ़ाने के लिए सरकार के बहुत सारे सोशल वेलफेयर स्कीम है, मिड डे मील हो गया, एलिमेंट्री एजुकेशन, आपको सर्व शिक्षा अभियान, एजुकेशन को मजबूती देने के लिए। दूसरा ट्रेनिंग हो गया, जैसे आजकल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहा है, जैसे कौशल विकास योजना हो गया, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना हो गया। इस तरह कई चीजों ने जो कि स्किल्ड करने के लोगों को स्किल्ड करने ताकि वह अपना कमाई का जरिया ढूंढ सके। और वोकेशनल डिग्री जैसे संगीत हो गया, म्यूजिक हो गया, ट्रेनिंग हो गया, कंप्यूटर प्रोग्राम हो गया, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को इनकरेज किया जा रहा है ताकि स्किल लोगों में बढ़ सके और वह खुद को एसेट में बदल सके, परफॉर्मिंग एसेट के रूप में, जो कि एक लायबिलिटी के रूप में है। थर्ड है मेडिकल केयर। एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है और अच्छा प्रगति करने का विचार होता है, इसलिए मेडिकल केयर को इम्प्रूव किया जा रहा है। सरकार शुरू से नीचे स्तर तक मेडिकल को बहुत ज़्यादा सुधार इसलिए कर रही है क्योंकि स्वस्थ मनुष्य ही देश के लिए प्रोडक्टिव हो सकता है और उसका योगदान नेशनल इनकम में हो सकता है। इसलिए मेडिकल के लिए सरकार लगातार कृत संकल्पित होकर काम कर रही है हर एक स्तर पे। अब दूसरी बात करें अगर कि इन्वेस्टमेंट ह्यूमन कैपिटल जो है वह क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है कि वह प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है और एक सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाता है, और लास्ट में यह भविष्य में बेटर रिटर्न देता है, यानी ज्यादा लाभ देता है आपको भविष्य में। कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट किया हुआ जो पैसा होता है वो रिटर्न होता है। जैसे आजकल बच्चे पे ही गार्जियन पैसे खर्च करते हैं, उनका यह एक्सपेक्टेशन होता है कि बच्चे आने वाले समय में उनको बेटर रिटर्न दे सके, इसलिए गार्जियन इस प्रकार से पैसे को खर्च करते हैं। अब हम बात करते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन की। तो ह्यूमन कैपिटल या ह्यूमन रिसोर्स का सबसे अच्छा उदाहरण ग्रीन रेवोल्यूशन है। हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि भारत में जो है ग्रीन रेवोल्यूशन के जो प्रणेता थे, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, वह MS स्वामीनाथन थे, और अगर विश्व स्तर पे बोले तो सर नॉर्मन बोरलॉग थे ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर। तो अब सवाल है कि यह जो है ग्रीन रेवोल्यूशन एक इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशन है जो इस रूप में इसको देखा जा सकता है, ग्रेटर नॉलेज। ठीक है, इनपुट ऑफ ग्रेटर नॉलेज, क्योंकि MS स्वामीनाथन और सर नॉर्मन बोरलॉग जैसे लोगों के जो है इफिशियंसी से, लगातार किए गए प्रयास से जो है प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी, और आज के डेट में पूरे विश्व को जो है कम से कम भोजन के स्तर पे आत्मनिर्भर बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, ग्रीन रेवोल्यूशन करने वाले जो भी वैज्ञानिक हैं उनका। और साथ ही साथ आपको ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन है इसमें नए इनपुट्स को यूज करके और इफिशिएंट बनाया जा रहा है कि ताकि जितने भी
व्यक्ति हैं, जितने भी लोग हैं, उनकी जो आवश्यकताओं की भरपाई हो सके। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे, दो केस है, यह लगभग बॉलीवुड की मिडल 90 की फिल्म का स्टोरी की तरह है यह, जिसमें कि दो दोस्त है, एक का नाम है सकल, एक का नाम है विलास। दो केस स्टडी है जिसमें कि हम सकल के मामले में देखते हैं तो वह एक ठीक ठाक परिवार का एक हेल्दी बॉय है, स्वस्थ है शारीरिक रूप से, वह अच्छा शिक्षा प्राप्त करता है थ्रू द मोटिवेशन ऑफ हिज फैमिली, और अच्छा शिक्षा प्राप्त करने के बाद वह वोकेशनल कोर्स कंप्लीट करता है रिलेटिंग टू द कंप्यूटर डिप्लोमा, और कंप्यूटर डिप्लोमा से जुड़ा हुआ जो वह कोर्स करने के बाद वह एक प्राइवेट फॉर्म में कंप्यूटर का जॉब करता है। उसके बाद उसको लगातार अच्छे काम की वजह से वह नए नए सॉफ्टवेयर डेवलप करता है, इससे उसके बॉस ने उससे खुश होकर उसके स्किल से खुश होकर उसको प्रमोशन दे देता है। और अदर हैंड एक और केस है विलास का, जो एक गरीब परिवार का बच्चा है और जिसके पिता पहले ही गुजर चुके थे और उसकी माता उसका भरण पोषण करती थी, और वो बच्चा अर्थराइटिस बीमारी जो कि गठिया की तरह होता है, जॉइंट पेन की तरह, तो वह उससे ग्रसित है और वह हाउस होल्ड का वर्क ही करता था। उसकी माँ मछली बेचने आती थी, उसकी माँ मछली बेचने का काम करती थी, और साथ ही he did not get education, यानी कि जो विलास है वह एक लिटरेट बच्चा है, वह स्कूल नहीं जा पाता अपने जीवन में कभी भी, और इसलिए वह शिक्षा भी नहीं ग्रहण कर पाता है, और इवन he did not get a vocational degree, उसके पास कोई ऐसा वोकेशनल जो डिग्री व्यावसायिक कुछ ऐसा डिग्री है नहीं कि कहीं वह कुछ काम कर सके और अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। सबसे बड़ी बात है वह एक अस्वस्थ बच्चा है जो प्रॉपर काम भी नहीं कर पाता है, और कभी कभी उसकी माँ जो बीमार पड़ती है तो उसे खुद मछली बेचने मार्केट में जाना पड़ता है, क्योंकि उसकी माँ भी जो है फिश सेलिंग का काम करती है, और इस तरह से करके वह थोड़ा कमा पाता है जिससे किसी तरह उसके परिवार का भरण पूर्ति हो पाता है। अब पीपल एज रिसोर्स में हम लोग अभी तक जो पढ़े हैं उसके आगे में देखेंगे कि जितने एजुकेटेड पेरेंट्स होते हैं वह ज़्यादा एजुकेशन और हेल्थ पे ज़्यादा डिवोट होते हैं और उस पर ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं ताकि उनके बच्चे जो है अच्छा कर सकें, और भविष्य में ये चीज़ कहते हैं हाई रिटर्न, यानी उच्च प्रतिफल देता है, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देता है, ज़्यादा बेनिफिट देता है भविष्य में बच्चों पे खर्च करना। और खास करके यह ऐसा नहीं कि आपको व्यक्तिगत रूप से आपको ही लाभ देगा, ये समाज के लिए बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। जैसे मान लीजिए अभी कोरोना पैंडेमिक फैला हुआ है, कोई ना कोई व्यक्ति तो इसके चाहे वैक्सीनेशन के लिए रिसर्च में लगे हुए हैं, जो इसका टेस्टिंग किट होता है उसका इन्वेंट कर रहे हैं, तो ऐसे डॉक्टर्स, ऐसे इंजीनियर्स, ऐसे साइंटिस्ट जो हैं कहीं ना कहीं यह समाज के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, समाज की अच्छाई के लिए बेनिफिट के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। फार्मास्यूटिकल बहुत सारे चल रहे हैं जिसमें कि नए दवा का इन्वेंशन हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं समाज को जो है सुरक्षित करने और उसको और उच्चतर लाभ पहुंचाने के लिए ऐसा काम हो रहा है और ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं। तो यानी कि कहीं ना कहीं शिक्षा में इन्वेस्ट किया हुआ, स्किल डेवलपमेंट में इन्वेस्ट किया हुआ, वह समाज को भी ज़्यादा लाभ पहुंचाता है। अब हम दूसरे टॉपिक पे आते हैं, यहाँ वर्चुअस साइकिल यानी सूचक, यानी कि बहुत सारे पेरेंट्स जो कि एडवांटेज ग्रुप से यानी कि वो पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड पेरेंट्स होते हैं, वह जनरली बच्चों के एजुकेशन के प्रति ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं, बच्चों के एजुकेशन के प्रति, हाइजीन के प्रति जो है ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं। और जो डिसएडवांटेज ग्रुप के होते हैं, जो वंचित वर्ग, खुद गरीबी में रहे हैं और उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, वह बच्चों को ना उचित शिक्षा दे पाते हैं, ना सही स्वास्थ्य दे पाते हैं, और साथ ही साथ उनका जो भाग्य वही होता है जो उनके पिता का भाग्य होता है, या ये उनकी भी स्थिति वही होती है जो उनके पिता की स्थिति होती है, यानी वह गरीबी में जन्म लेते हैं, गरीबी में ही उनकी अंतिम परिणति उनकी अंत हो जाती है, गरीबी में ही। तो ऐसा होता है आपको विशेष साइकिल में, यानी गरीबी के दुष्चक्र में वो फंस के रह जाते हैं, कहीं से सुधार नहीं होता। और यहाँ पे एक एजुकेटेड पेरेंट्स जो होते हैं वह इस बात को ध्यान रखते हैं उनके पेरेंट्स जो है एजुकेटेड बन सकें। और अब हम बात करें जापान जो है डेवलप्ड कंट्री है, ये सारे लोग जानते हैं, लेकिन आखिर जापान डेवलप हुआ कैसे? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि जापान का इन्वेस्टमेंट खासकर इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन रिसोर्स पे जापान में बड़े स्तर पे जो है वह अपना निवेश करता है, जबकि जापान के पास जो है नेचुरल रिसोर्स की सबसे बड़ी कमी है, यानी प्राकृतिक संसाधन की सबसे बड़ी कमी है, फिर भी जापान जो है डेवलप देश के दौड़ में खड़ा है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि वह जो है तकनीक पे ज़्यादा खर्च करता है, ह्यूमन जो रिसोर्स है इस पे ज़्यादा खर्च करता है, इससे जापान जो है बहुत आगे बढ़ रहा है और साथ ही डेवलप्ड कंट्री के दौर में खड़ा है। और साथ ही जो पीपल एज ए रिसोर्स मेड एफिशिएंट एंड अदर रिसोर्स लाइक अ कैपिटल। अब क्या है, जो व्यक्ति
जो है यानी कि व्यक्ति होते हैं, यानी व्यक्ति रिसोर्स के रूप में सारे रिसोर्स का बेटर यूटिलाइज करता है, बहुत अच्छा यूटिलाइज करता है, जो उसके व्यक्तिगत के लिए, समाज के लिए और देश के लिए बहुत आवश्यक होता है। इसलिए ह्यूमन सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा रिसोर्स माना गया है ह्यूमन को, क्योंकि वह सारे रिसोर्स का बहुत ही बहुमुखी उपयोग कर सकता है। और एफिशिएंसी टेक्नोलॉजी इवॉल्व पीपल हैव मेड द कंट्रीज लाइक जापान डेवलप। अब देखिए कि इफिशिएंसी और टेक्नोलॉजी यानी कि गुणवत्ता और तकनीक में ज्यादातर जो व्यक्ति इसको स्वीकार करते हैं वैसे जो होते हैं आपको जो देश को ज्यादा विकास कर पाते हैं। इफिशिएंसी के आधार पे और टेक्नोलॉजी के आधार पे जो है देश का ज्यादा विकास होता है। और जैसे कि जापान का हुआ, यानी कि तकनीक और इफिशिएंसी जो है एक मेजर कंपोनेंट है आपको देश के विकास में, और जिसमें कि ज्यादातर इन्वेस्टमेंट जो होता है वह कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो होता है ह्यूमन क्षेत्र में करने से यह ज्यादा होता है। तो यह अभी तक फर्स्ट टॉपिक है और सेकेंड पार्ट जल्द ही है।